स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस पे। इससे पहले के वीडियोज़ में हम लोग कक्षा 7 का इतिहास का चैप्टर को रीड कर चुके थे और कर रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर 4 को देखे थे और उसका रीड भी कर चुके थे। चैप्टर 4 जो कि कक्षा 7 का इतिहास का है, कक्षा 7 का है इतिहास, जिसका अध्याय 4 है मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य के अध्याय हम लोग कर चुके थे, रीड कर चुके थे बुक को। आज हम लोग प्रश्न आंसर क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग वैसा प्रश्न करेंगे, यानी पाठ्यगत प्रश्न, यानी बुक में बीच बीच में जो भी क्वेश्चन आते थे सबसे पहले उसका हम लोग प्रश्न आंसर करेंगे। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 मिनट। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजपूतों के साथ मुगलों के शादियों के कुछ उदाहरण दे। मतलब जो राजपूत हुआ करते थे उनका जो मुगलों के साथ शादियां हुआ था उनका कुछ उदाहरण देना है। तो उत्तर हो जाएगा जहांगीर की माँ और अकबर की पत्नी। जहांगीर की माँ और अकबर की पत्नी कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर यानी जो वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ और जागीर की पत्नी एक राठौर राजकुमारी थी और वह मरवाड़ यानी जोधपुर के राजपूत के शासक की पुत्री थी। तो इससे क्या पता चलता है कि राजपूतों के शादियां मुगलों के साथ हो रही थी। यह उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। बोला जा रहा है अकबर और औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या की तुलना करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा होता था। क्या होता था कि जो 5000 वाले जात होते थे अभिजात, उनका दर्जा 1000 जात वाले से ऊंचा होता था। मतलब कहने का मतलब ये है जिस जाति की संख्या ज़्यादा होती थी उसको कम जाति वाले से ऊंचा दर्जा दिया जाता था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जाति की पदवी के थे, जो 5000 जाति की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 यानी 79 हो गई थी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये बुक में जो बीच में क्वेश्चन दिए रहते हैं उसका सवाल आंसर अभी हम लोग कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है अकबरनामा और आईने अकबरी के बारे में व्याख्या करें। अकबरनामा या आईने अकबरी जो था उसके बारे में व्याख्या करना है, मतलब बताना है। अकबर ने अपनी करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। क्या कहा? अकबर ने अपने करीबी मित्र और जो कि साथ साथ दरबारी भी था अबुल फजल, उसको आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने इतिहास 3 जिल्दों में लिखा, मतलब 3 पार्टों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। जो इतिहास लिखा गया उसी का शीर्षक था अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों को बयान है। पहली जो जिल्द थी, पहली जो स्थिति थी उसमें अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। जो दूसरी होती है वह अकबर के जो भी शासनकाल में घटनाएं घटी उसकी विवरण देती है। तीसरा जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। तो इन 3 पार्टों में उसका इतिहास लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा, जो कि उसका करीबी मित्र भी था और दरबारी भी था। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिक विवरण देना यानी करना। अब देखेंगे हम लोग प्रश्न अभ्यास से जो भी क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास का। तो सबसे पहला प्रश्न आता है प्रश्न अभ्यास का पाठ्य पुस्तक वाला, जोड़ा बनाने के लिए। सही जोड़े बनाए। पहला है मनसबदार।
मनसबदार इनमें से किससे संबंध रखता था, जोड़ा बनाना है। तब मनसबदार जो था वह पद से संबंध रखता था, पद। पहला क्या हो जाएगा, पद। दूसरा है मंगोल, तब मंगोल किससे, तो उज्बेक, मंगोल का उज्बेक से होगा। सिसोदिया राजपूत किससे संबंध रखता था, सिसोदिया के राजपूत, तब मेवाड़ से। सिसोदिया राजपूत का हो जाएगा मेवाड़। राठौर राजपूत, राठौर राजपूत का हो जाएगा मड़वाड़, राठौर राजपूत का हो जाएगा मड़वाड़। नूरजहाँ, जहांगीर, नूरजहाँ का संबंध था जहांगीर से। सूबेदार जो एक बच गया गवर्नर। तो इस तरह से जोड़े थे, इसको आप दोबारा से भी सुनकर देख सकते हैं अगर समझना है तो। चलिए आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों को भरे, रिक्त स्थानों को भरना है। क में दे दिया है कि खाली स्थान अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम के राज्य की राजधानी थी। तो क्या थी, इसमें काबुल भरा जाएगा। यहाँ पे हम लिख दिए हैं ताकि यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो, इस तो समझना है, इसलिए नीचे आंसर भी लिख दिए हैं। पहला में हो जाएगा काबुल। दूसरा है कि दक्कन की पांचों सल्तनत बरार यानी खानदेश, अहमदनगर, खाली स्थान और क्या थी, तब बीजापुर और गोलकुंडा था। दूसरा में भरा जाएगा बीजापुर और गोलकुंडा। तीसरा है यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन को घौतक था तो सवार खाली स्थान उसके दिखाता था। तो क्या, सैन्य और उत्तराधिकारी, सैन्य उसके उत्तरदायित्व को दिखाता था, सैन्य तथा उसके उत्तरदायित्व को दिखाता था। तीसरा में भरा जाएगा। चौथा है कि अकबर के दोस्त और सलाहकार अब्बुल फजल ने उसकी खाली स्थान के विचार को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों से बने समाज पर राज्य कर सका। तो क्या था, सुलह ए कुल, यहाँ पे भरा जाएगा सुलह ए कुल। चलिए आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न नंबर 3, मुगल राज्य के अधीन आने वाली केंद्रीय प्रांत कौन से थे। तो मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत निम्नलिखित थे। पहला था दिल्ली, दूसरा हो जाएगा आगरा। तो इस तरह से इसका भी आंसर हो जाता है। आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था। जो मनसबदार थे और जागीर थे, इन दोनों के बीच क्या संबंध थे। तो मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे। जो मनसबदार होते थे वे अपना वेतन राजस्व जो एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन किया करते थे। उसके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित किया करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में था संबंध। अगला प्रश्न है 5वां, मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी। जो मुगल प्रशासन हुआ करते थे उसमें जमींदार की क्या भूमिका रही थी। तो मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व ही था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी जमींदारों को अपना राजस्व देते थे। एकत्रित किए गए राजस्व को जमींदार सरकारी खजाने में जमा करा देते थे। तो इस तरह से इसका भी आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है 6, शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण थी। उत्तर हो जाएगा अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं निम्न प्रकार से महत्वपूर्ण थी। पहला था धार्मिक चर्चाओं और परिचर्चाओं से अकबर को ज्ञात हुआ कि धार्मिक कट्टरता प्रजा के विभाजन और असामंजस्य के उत्तरदायी होती है।
दूसरा था कि यह अनुभव अकबर को सुलह-ए-कुल का सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। तीसरा था, इन चर्चाओं ने उसे प्रशासन की एक स्पष्ट सोच प्रदान की जिसमें केवल सच्चाई और न्याय और शांति पर बल दिया गया। तो इस तरह से था इसका कुछ आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया? तो मुगल दो महान शासक के वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खां के वंशज थे और पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे और ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव किया करते थे और ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो इस तरह से था इसका कुछ आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के अस्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी थी? तब भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के लिए निम्न कारणों से जरूरी था। पहला, भू राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत हुआ करता था। दूसरा था कि समस्त प्रशासनिक कार्य इसी आय द्वारा पूरे किए जाते थे। तीसरा था कि राजदरबार के कर्मचारियों, प्रशासनिक कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य खर्चे की पूर्ति भी राजस्व पर ही निर्भर था। अगला प्रश्न है 9वां, मुगलों के लिए केवल तुरानी और ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? तो मुगलों के साम्राज्य में जैसे जैसे विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, क्या हुआ कि मुगल के जो साम्राज्य थे उसमें जैसे जैसे विभिन्न क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र उसमें शामिल होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया था। प्रारंभ में ज़्यादातर सरदार तुर्की यानी तुरानी होते थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को भी सम्मिलित करना प्रारंभ कर दिया था। इससे मुगलों को भारत में अपने शासक का विस्तार करने में एवं उसे अस्थायित्व प्रदान करने में सहायता मिली। अगला क्वेश्चन है 10वां, मुगल साम्राज्य के समाज की ही तरह वर्तमान भारत आज भी अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयों से बना हुआ है। क्या यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती है? आंसर हो जाएगा, मुगल साम्राज्य के समाज में कई धर्म और जाति के लोग रहते। क्या होता है कि मुगल साम्राज्य के समाज में कई धर्म और कई जाति के लोग रहा करते थे। यही स्थिति वर्तमान भारत में भी बनी हुई है। फिर भी भारत में विविधता में एकता कायम है। भारत में विविध प्रकार की संस्कृतियाँ जैसे संगीत, नृत्य, भाषा, पर्व, त्यौहार, साहित्य, खान पान, रहन सहन, पहनावा आदि में कई तरह की विविधताएं देखने को मिलती है। उसी तरह भारतीय समाज में अनेकों धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फारसी आदि अनेक जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया आदि के लोग भी रहा करते हैं। इससे भारत की सामाजिक और राष्ट्रीय एकता में किसी तरह की चुनौती नहीं है। इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषक अनिवार्य थे। क्या आप सोचते हैं कि वे आज भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं? क्या आज भारत में अमीर और गरीब के बीच आय का फासला मुगलों के काल की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है? तो आंसर हो जाएगा, मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। वर्तमान अर्थव्यवस्था भी कृषि पर ही आधारित है, लेकिन राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान धीरे धीरे घटता जा रहा है और दूसरे क्षेत्र जैसे उद्योग, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, यातायात, व्यापार, पर्यटक एवं अन्य सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में अमीर और गरीब के बीच का अंतर मुगल साम्राज्य की तुलना में अधिक बढ़ा है। मुगल काल में
5.6% व्यक्ति कुल संसाधनों के मात्र 61.5% का उपभोग करते थे, जबकि आज लगभग 5% व्यक्ति देश के लगभग 90% संसाधनों का उपभोग करते हैं। तो इस तरह से थे चैप्टर 4 का प्रश्न आंसर जो कि हमने करा दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।